हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड, वी रेस्पायर, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। तो ये सारे सिचुएशंस में क्या हो रहा है ना कि वो जो उसका इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो अभी हम उसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। तो उसमें आपको एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेनी है 2 सेंटीमीटर बड़ी, और उसको ना रब करना है किसी सैंड पेपर से, और फिर उसको अपन टोंग से पकड़ेंगे और उसको बर्न करेंगे। तो बर्न करने के बाद क्या होगा ना, उसका जो ऐश है उसको अपन एक वॉच ग्लास में या फिर चाइना डिश में किसी में भी कलेक्ट करेंगे। तो अपन देखेंगे ये कि वो जो मैग्नीशियम रिबन है उसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो ये केमिकल रिएक्शन है। एक्टिविटी 1.1 हमने परफॉर्म की थी। तो उसके लिए हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था। तो हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था। तो जब भी कोई चीज़ को बर्न करना रहता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन। तो फिर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो ये दोनों रिएक्टेंट ने क्या मिलकर बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो वाइट पाउडर बना था ना बर्न करने के बाद, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या बना, अपना प्रोडक्ट। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी 1.2। तो हमें ना एक सॉल्यूशन लेना है लेड नाइट्रेट का, और दूसरा सॉल्यूशन लेना है पोटेशियम आयोडाइड का। और वो दोनों सॉल्यूशन को हमें क्या करना है कि उसको वी विल मिक्स इट। तो मिक्स करने के बाद हमें ना एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि प्रेसिपिटेट जब इसको टेस्ट करेंगे ना तो वो मिलेगा लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन बनी, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें क्या दे रहा है, लेड आयोडाइड। तो अभी ना हमने दो एक्टिविटी समझ ली है, परफॉर्म कर लिए, परफॉर्म नहीं करिए बस समझिए। तो 1.3 एक्टिविटी नेक्स्ट शॉर्ट में, उसके आगे भी हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 1.3। तो 1.3 एक्टिविटी के लिए हमें जिंक ग्रैन्यूल्स चाहिए और हमें एसिड चाहिए। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या सल्फ्यूरिक एसिड लो, दोनों एसिड चलेंगे। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे और उसके ऊपर एसिड डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद हम क्या देखेंगे कि एसिड जो रहता है ना वो गैस इवॉल्व करता है। और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी हम डालेंगे ना उसको तो उसमें गैस इवॉल्व होगी, वो हाइड्रोजन गैस से बबल्स की फॉर्म में होगी। तो ये हमने 3 एक्टिविटी करी। तो 3 एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि कभी स्टेट चेंज हो रहा है, कभी कलर चेंज हो रहा है, कभी गैस निकल रही है, या फिर कभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। So as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो अब केमिकल इक्वेशन 1.1। तो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड। फिर रिएक्टेंट 2 हो 3 हो कितने भी, उसके बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है और एक एरो ऐसा डेडिकेट करता है कि ये इधर प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो ये शॉर्ट वी हैव स्टडीड हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। नाउ विल सी हाउ टू राइट इट कोअनसाइज। ओके, मीन्स हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग पहले वर्ड्स में लिख रहे थे। ठीक है, अब हम उसको फॉर्मूला में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O। तो हम लोगों ने क्या किया था कि रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाया था, तो इधर भी वैसे ही करेंगे, Mg प्लस O2, सो इट विल गिव MgO। नाउ विल सी इट इज़ नॉट बैलेंस। Mg प्लस O2 मीन्स देर इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ O कितने हैं, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड O कितने हैं, एक ही है। तो दिस इज नॉट बैलेंस इक्वेशन। सो सच अ केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज द masses इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. नाउ विल सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट वाई, because mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So total mass of the element should be equal. Now we'll proceed. Okay, so in previous short we have studied about balanced chemical equation and all that. Now we'll see example 1.3 Zn plus H2SO4 which gives ZnSO4 plus H2. तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एटम सेम है, तो इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अभी हम 1.4 देखेंगे, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है तो अभी हम सीखेंगे कि उसको कैसे बैलेंस करें। तो इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो अब हम क्या करेंगे ना, बॉक्स लेंगे, बॉक्स में एलिमेंट लिखेंगे और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उनके जितने भी एटम्स हैं वो लिख देंगे। अब हमको समझ आ रहा है कि बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जिसका सबसे ज़्यादा एटम्स है। ठीक है, तो Fe3O4 है सबसे बड़ा एलिमेंट और जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है, तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। तो राइट हैंड साइड Fe3O4 में O कितने हैं, 4 है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में O कितने हैं, 1 है, तो इसलिए हम पूरे H2 पूरे एलिमेंट के आगे 4 लगा देंगे। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो इधर 8 है और इधर कितने हैं, 2 है, तो इधर 4 लगा देंगे। नाउ विल सी हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे और उसके एटम्स जितने भी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो लिख लेंगे। और हाइड्रोजन बैलेंस है तो उसको नहीं करेंगे। अभी हम लोग आयन को देखेंगे। ठीक है, Fe, तो Fe कितना है, उस साइड 3 है राइट हैंड साइड, और इस साइड कितना है, 1 ही है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इधर 3 लगा देंगे, तो अभी ये बैलेंस हो गया Fe भी। ठीक है, अभी ऑक्सीजन देखेंगे, अभी क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है।
तो अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 4 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, H2O को पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम करेंगे ना तो क्या होगा कि 4 को H2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 को O से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अभी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड हम देखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उधर भी हम लोग 4 लिख देंगे। तो अभी 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया और Fe हम लोगों ने पहले ही कर दिया था। अब बैलेंस इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसको सॉलिड और गैस के स्टेट में लिख देंगे। जब तक कि डिस्कसिंग अबाउट द सिंबल्स, व्हाई वी आर यूजिंग G, S and L. So G for gas, S for solid and L for liquid. So in equation we generally state that to show that कि वो किस फॉर्म में, किस फेज में। जैसे हम लोगों ने Fe मतलब आयन, तो आयन किस फॉर्म में है, S के, तो हमने सॉलिड लिखा। H2O किस फेज में है, गैस के, मतलब वो स्टीम के फेज में है। वाटर जो स्टीम के फेज में, तो हमने उधर G लिखा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इक्वेशन में ना कभी कभी उसका टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट, ये भी हम लोग उसमें बहुत बार यूज़ करते हैं। तो अभी उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी जो एग्जांपल्स है 1.11 और 1.12 में, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है 340 ATM, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ऐसे हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। तो ये वाली जो दोनों एग्जांपल ये बैलेंस्ड है, लेकिन आप इनके कोएफिशिएंट्स को हटा के उनको फिर से एक बार बैलेंस करने का ट्राई करना। 1.2 जो पहले वाले पेज पे, उसको भी बैलेंस करने का ट्राई करना। विल स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी चीज़ को कंबाइन करना, वो 2 हो 3 हो, चीज़ों को कंबाइन करना। तो अभी हम लोग एग्जांपल लिखते हैं 1.13। तो CaO प्लस H2O गिव CaOH होल ट्वाइस, मतलब क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या देती है, स्लैग लाइम। सो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as a combination reaction. Now let's see more examples. So burning of coal, C plus O2 gives CO2, formation of water from H2 and O2. In simple language we can say that when 2 or more substance, whether it is element or compound, combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. Study about the exothermic reaction. तो हम लोगों ने पहले एक्टिविटी 1.4 में देखा था कि कैसे वो 2 प्रोडक्ट मिक्स हो रहे थे, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। तो वही जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होते हैं जबकि हम लोग 2 रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं और उसमें प्रोडक्ट भी मिलता है और उसमें ऐसे गैस भी इवॉल्व होती है और वो वार्म भी हो जाता है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, CH4 और O2, तो उसमें से जब उसका प्रोडक्ट भी मिलेगा और उसके साथ उसमें से गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल में रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है ना, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो कैसे एनर्जी मिलती है, जब भी हम फूड लेते हैं ना तो वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। वो ग्लूकोज ही है जो हम वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमको एनर्जी देते हैं। तो ये एग्जांपल है ग्लूकोज से 6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो वो भी कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विल स्टडी अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसको समझने के पहले हम लोगों को एक्टिविटी 1.5 समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं 2 ग्राम, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में रख के बॉईल करना है। तो बॉईल करने के बाद उसमें से स्मेल भी आएगा और उसका जो ग्रीन कलर है वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा। तो ये वाले रिएक्शन में जो फेरस सल्फेट होगा वो ब्रेक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। So in this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give a simpler product. This is decomposition reaction. अब हम लोग दूसरा decomposition reaction का एग्जांपल देखते हैं। So decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and calcium dioxide on heating. calcium oxide को हम लोग क्विक लाइम या लाइम भी बोलते हैं और इसका बहुत यूज होता है ऐसे सीमेंट और ये सब जगहों पे। तो ये दोनों रिएक्शन को हम लोगों ने हीट किया था। तो जब भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट करते हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो एक्टिविटी 1.6, तो उसके लिए हम लोगों को 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना और उसको बॉइलिंग ट्यूब में डालना है। फिर बॉइलिंग ट्यूब को हमको पेयर ऑफ टोंग से पकड़ के उसको फ्लेम करना है। तो फ्लेम करोगे ना तो उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से ऐसा धुआं निकलता है, ऐसे इमिशन होती है ब्राउन फ्यूम्स की। ठीक है, तो दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका रिएक्शन है नेक्स्ट पेज पे। तो रिएक्शन ये है PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन देता है। तो अब हम लोग एक्टिविटी 1.7 देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को मग लेना है, मग में ऐसे 2 होल्स करने और फिर कार्बन इलेक्ट्रोड्स डालने, उससे वायर निकाल के 6 वोल्ट बैटरी से उसको कनेक्ट करना है। उसके ऊपर से ना इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोग ऐसे टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, फिर पानी हम लोग भर देंगे और फिर पानी भरने के बाद हम लोग उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स दिखेंगे और उसमें जो गैस होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, क्योंकि जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक करंट देते तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। एक्टिविटी 1.8, तो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में 1.7 एक्टिविटी देख ली थी।
तो आज हम लोग देखेंगे 1.8। तो उसके लिए हम लोगों को 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है, उसको चाइना डिश में रखना है और फिर वो चाइना डिश को सनलाइट के सामने ऐसा रख देना है। तो वो क्या होगा कि वो हीट हो जाएगा। तो जब EgCl को आप सनलाइट के इसमें रखोगे ना तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो Eg और Cl दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें EgBr को हम लोग जब सनलाइट के सामने रखेंगे तो Eg और Br दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल और उसके पहले जितने भी एक्टिविटीज करी थी उन सबके कंक्लूजन जो रिएक्शन बने थे, ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमको एक्टिविटी 1.9 समझनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हमको आयन नेल लेनी है, 3 लेनी है, उसको सैंड पेपर से रब करना है और फिर 2 आयन नेल को हम लोगों को टाई करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है 2 टेस्ट ट्यूब में और उसको उनको उसके अंदर डिप करना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद जब हम लोग आयन नेल को निकालेंगे तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगी और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा वो भी फेड हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि जो Fe है वो CuSO4 सॉल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाएगा और नील का ब्राउन। में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो वो एग्जांपल है Zn plus CuSO4 give ZnSO4 plus Cu। सेकंड है Pb plus CuCl2 give PbCl2 plus Cu। क्योंकि Zn और Pb दोनों Cu से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उन लोगों ने उसको डिस्प्लेस किया। जैसे Fe ने भी Cu को डिस्प्लेस किया था क्योंकि Fe भी Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। जब भी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो उसको डिस्प्लेस करता है। तो इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे डिस्प्लेस करते हैं। तो अभी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को एक्टिविटी 1.10 समझनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों को 3 ml सोडियम सल्फेट और 3 ml बेरियम क्लोराइड दोनों सॉल्यूशन लेना है और दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। ये वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, Na2 और Ba दोनों अपने आयंस को चेंज करते हैं। तो सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने से पहले हम लोग एक्टिविटी 1.11 देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसको चाइना डिश में रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है ना, उसको फ्लेम कर देना है। तो फ्लेम करने के बाद ना देखोगे तो उसके ऊपर ऐसा ब्लैक कोटेड आ जाएगा जो कि रहेगा कॉपर ऑक्साइड का। वो जो कॉपर का पाउडर था ना वो कॉपर ऑक्साइड इसलिए बन गया क्योंकि जो एयर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स हो गया था फ्लेम करते समय। तो अभी इक्वेशन ये है Cu plus O2 gives CuO। ओके, तो अगर ये वाली इक्वेशन में अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दें, चाइना डिश में अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देना तो ये वाली इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, मतलब उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा और वो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसकी इक्वेशन ये है CuO plus H2 gives Cu plus H2O आफ्टर हीटिंग। तो अभी ऑक्सीडेशन ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उसमें अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ऑक्सीडेशन है और अगर उसमें से ऑक्सीजन वो रिएक्शन में से ऑक्सीजन चले जाए तो वो रिडक्शन कहलाता है। जब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन और जब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। हम लोगों ने पहले वाले शॉर्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था, अब हम लोग उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते तो ऑक्सीडेशन और अगर हम लोग वो रिएक्शन में से ऑक्सीजन को हटा देते तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो अभी इसके एक टर्म में अगर कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऐड करते तो वो रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अपोजिट। और अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन में से हाइड्रोजन को हटा देते तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। और अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये वाले एग्जाम्पल में Cu plus H2 हीट करने के बाद Cu plus H2, तो इसमें क्या हो रहा है कि H2 में O ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, और CuO में से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, CuO बाद में क्या बन रहा है Cu, तो उसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो अब इसके 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं ZnO और MnO2। तो आप लोग इसको बताना कि इसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग चैप्टर के लास्ट पेज पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं। तो अब हम लोग कोरोजन को समझते हैं। तो जब जैसे मेटल होते हैं या फिर कोई सी भी आयरन रॉड होती है तो वो कितनी शाइनी होती है जब न्यू न्यू होती है, फिर धीरे धीरे कैसी रस्ट हो जाती है ना, कि सेफ्टी पेन होती है तो वो भी कैसे रस्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं अपने घर में भी जो ऐसे रस्ट हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो जब भी कोई मेटल सब्सटेंस अगर मॉइस्चर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है ना तो ऐसा कोरोड हो जाता है, मतलब उसके ऊपर ऐसी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो वही कोरोड जब वो प्रोसेस होती है तो उसको बोलते हैं कोरोजन। एंड कोरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। उसको रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा मनी लगता है। तो आप लोगों ने चिप्स तो खाई होगी और अगर उसको बहुत समय तक बाहर रखा होगा तो वो नरम भी पड़ा होगा। नरम इसलिए पड़ता है वो चिप्स क्योंकि वो खुला रहता है और एयर में ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन उस सब्सटेंस के साथ मिलकर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, पूरा नरम कर देता है। तो हमेशा कोई सी भी चीज जिसमें फैट हो, ऑयल हो, उसको एयर टाइट बॉक्स में रखना चाहिए। और जब भी चिप्स के जो पैकेट आते हैं जो अपन बाहर से खरीदते हैं ना उसके अंदर वो लोग नाइट्रोजन गैस डालते ताकि वो जल्दी नरम ना पड़े। तो इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। चैप्टर 1 फिनिश। अब बाय।